नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जिसका एक ही ध्येय है, शिक्षा है अमूल्य। आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। और अगर बात करते हैं तो होली आप सभी लोगों ने मना ली है और अब हम सभी लोग बिल्कुल अगली होली सिलेक्शन के साथ मनानी है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आज से काम शुरू करेंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो आपकी श्रृंखला है स्टैटिक जीके की, ये हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सुपर टेट, यूपी पीसीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के को मद्देनज़र में रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साउथ जो अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है, इसको कंप्लीट किया था। उसके लगभग 30 इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स आपको पढ़ाए थे। आज उन्हीं फैक्टों को रिवाइज करने के साथ साथ उससे जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। साथ में हमने आज से एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम जो पिछले 7 वीडियो में पढ़ते चले आ रहे हैं उनका रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो रिवीजन अंतिम 10 मिनट में हम लोग करेंगे पिछले प्रश्नों का, जो हम लोगों ने पिछले प्रश्नों को पढ़ा हुआ है उससे संबंधित टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार चैनल को अवश्य दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। आज आप अपने आप से वादा कीजिए कि अगली जो आने वाली होली होगी, आगे आने वाले जो भी त्यौहार होंगे, आप तभी मनाएंगे जब आप अपने आप को सिलेक्शन के काबिल बना लेंगे या सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि आप अपने आप को भी संतुष्ट कर पाएँ और अपने माता पिता के जो सर को फक्र से उठा पाएँ। आइए इसी अच्छी बात के साथ में अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपने सेशन का, बहमनी राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, कोंकणी, मराठी, मलयालम। तो आपका सही आंसर हो जाता है मराठी। कौन सी? मराठी। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? मराठी थी। अगर हम बात करते हैं कुछ बहमनी साम्राज्य के बारे में, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू के द्वारा की गई थी। और हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से 1347 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। राजधानी क्या होती है? राजधानी गुलबर्गा को बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से थे? वो एक था आपका गुलबर्गा। कौन सा? एक था आपका गुलबर्गा, एक था आपका दौलताबाद। कौन सा? दौलताबाद। एक था आपका बरार और एक था आपका बीदर। इन 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। अगर हम बात करते हैं आगे, तो सर्वप्रथम जो बारूद का प्रयोग था वो मोहम्मद शाह प्रथम के कार्यकाल में किया गया था। और फिरोजाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा की गई थी। अगर बात करें तो बहमनी साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाहों की, तो चौल और दाभोल। कौन से? चौल और दाभोल 2 आपके प्रमुख बंदरगाह हुए। अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो कलीमुल्लाह थे। अगर हम और बात करें तो 1470 में क्या होता है? 1470 में एक रूसी यात्री होते हैं निकितन, वो बहमनी साम्राज्य का जो बीदर वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर यात्रा में आते हैं। और उस समय पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा था? तो जब निकितन आते हैं, निकितन कौन होते हैं? ये फैक्ट इसलिए लिया गया क्योंकि रूस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। तो 1470 में रूसी यात्री कौन आते हैं? निकितन आते हैं। निकितन आते हैं, ठीक है। और ये कब आते हैं, किसके कार्यकाल में? तो मोहम्मद शाह थर्ड। कौन से? मोहम्मद शाह थर्ड के कार्यकाल में आते हैं। अगर हम बात करें तो जब कलीमुल्लाह खां जो अंतिम शासक हुए, इनकी मृत्यु के बाद बहमनी 5 राज्यों में, जब 5 अलग अलग स्वतंत्र प्रांतों में बढ़ जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उन 5 प्रांतों में से निम्न में से नहीं है, तो हम 5 प्रांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक था आपका बीजापुर। तो बीजापुर सबसे पहला कौन था? बीजापुर। तो बीजापुर के बारे में अगर बात करें तो ये इसमें कौन सा वंश आया? तो ये आया आदिल शाही वंश। कौन सा आया? आदिल शाही वंश आया।
और आदिल शाही जो वंश था, कौन सा आदिल शाही वंश था, इसके संस्थापक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे। और इसकी स्थापना कब हुई, 1489 में हुई। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो अहमदनगर, कौन सा अहमदनगर आता है। और ये इसमें कौन सा वंश स्वतंत्र शासक की स्थापना करता है, निजाम शाही वंश। कौन सा, निजाम शाही वंश कब करता है स्थापना, आपका 1490 में। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे वंश के बारे में, तो तीसरा वंश आपका कौन सा था, तीसरे वंश की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा वंश था आपका बरार। तो बरार की अगर हम बात करें तो बरार में कौन सा वंश आया, इमाद शाही आया। कौन सा, इमाद शाही। कौन सा आया, इमाद शाही आया। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन थे, फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन से, इमाद शाह थे। अगर हम बात करें इन्होंने कब स्थापना की, तो 1490 में की थी। अगर हम बात करें जो चौथे थे वो कौन थे, गोलकुंडा थे चतुर्थ। और इन्होंने जो कुतुब शाही वंश की स्थापना की, और कुली कुतुब शाह, यहाँ पर गोलकुंडा में जो आपका कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई और कुली कुतुब शाह ने किया। अगर हम कुली कुतुब शाह के बारे में बात करें तो इन्होंने 1572 में गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। और 1591 और 92 में, 1591 और 92 के दरमियान में इन्होंने क्या किया, चार मीनार की स्थापना की। कहाँ पर, हैदराबाद में। और चार मीनार की ऊंचाई पूछी जाती है तो कितनी है, 48 मीटर। कितनी है, 48 मीटर है। और हैदराबाद की स्थापना भी किसने की थी, हैदराबाद नामक जो शहर था उसकी स्थापना किसने की थी, कुली कुतुब शाह के द्वारा ही की गई थी। अंतिम अगर बात करें तो बीदर था आपका, क्या था, बीदर। और बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना होती है, बरीद शाही वंश की स्थापना होती है। कब होती है, 1526 में होती है। और अमीर अली वरीद के द्वारा, कौन, अमीर अली वरीद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ऐहोल अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है। आपके ऑप्शंस हैं, पुलकेशन द्वितीय, राजराज चोल, तैलब द्वितीय या रुद्रदामन। तो आपका सही आंसर हो जाता है पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय का जो संबंध है वो ऐहोल अभिलेख से है। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे ये पूछा जाता है, तो ऐहोल अभिलेख के जो लेखक थे वो कौन थे, रवि कीर्ति। कौन थे, रवि कीर्ति जो है इसके लेखक थे आपके ऐहोल अभिलेख के। अगर हम बात करते हैं चालुक्य वंश की, तो सबसे पहले बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। तीन प्रकार के चालुक्य हुए, कल्याणी, वातापी और वेगी की। तो कल्याणी के चालुक्य अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, तैलब द्वितीय थे। कौन थे, तैलब द्वितीय थे। राजधानी कौन थी, मान्यखेड़ थी। अगर हम बात करें कि इसके प्रतापी राजा कौन हुए, तो प्रतापी राजा हुए तैलब प्रथम, तैलब द्वितीय और सोमेश्वर और विक्रमादित्य सिक्स्थ। अगर हम बात करें तो कल्याणी के चालुक्य में दो महान जो है लोग रहे, उनका नाम था विज्ञानेश्वर और बिल्हड़। आप सभी लोग नाम से परिचित होंगे। तो अभी ये किससे संबंधित है, कल्याणी के चालुक्य वंश से। विज्ञानेश्वर और बिल्हड़, कौन कौन से, बिल्हड़। अगर हम बात करते हैं विज्ञानेश्वर कौन थे, तो ये महान विधिवेत्ता थे। और इन्होंने किसकी रचना की थी, मिताक्षरा की। किसकी, मिताक्षरा की रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। और बिल्हड़ ने किसकी रचना की थी, विक्रमांक देव चरित की रचना की थी। किसकी की थी, विक्रमांक देव चरित की रचना की थी। अगर हम बात करते हैं तो वातापी के चालुक्य के विषय में, तो इसके संस्थापक कौन थे, जयसिंह थे। और राजधानी क्या थी, वातापी थी। अगर वातापी के बारे में बात करें तो जो बहुत महान शासक हुए वो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य, कीर्तिवर्मन इत्यादि हुए। अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय में तो हर्ष को हराकर, जो इन्होंने हर्ष को हराया, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और उनको हरा करके दो उपाधियां ली थी। एक ली थी परमेश्वर की, किसकी, परमेश्वर की। और एक ली थी दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगर हम बात करते हैं कि वातापी का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो कीर्तिवर्मन को किस जो है आपका वातापी के चालुक्यों का निर्माणकर्ता कहा जाता है।
अगर हम वेगी के चालुक्य की बात करें तो संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। राजधानी क्या थी? वेगी थी। वेगी के प्रतापी राजा की बात करें तो विजयादित्य तृतीय जो है इसके प्रतापी राजा थे, और इसका सेनापति का नाम पूछा जाता है तो पांडुरंग। कौन थे? पांडुरंग इसके सेनापति थे। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध आपको पता है किससे है? वातापी के चालुक्य से है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया, और 2 उपाधियां ली। कौन कौन सी? एक ली परमेश्वर, और एक किसके लिए? एक ली आपकी दक्षिणापथेश्वर की, दक्षिणापथेश्वर की। ठीक है। और जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, जो जिनेंद्र का मेगुती मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी सहजानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो उन्होंने 1875 में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में। मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो इन्होंने हिंदू सभा की स्थापना की थी, और कब की थी? 1915 में। ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं हम अपने सेशन में, तो यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किससे माना जाता है? प्रश्न पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किससे है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो से है। ग्रेट जो आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ये प्रश्न आपका जो है मैंने एक सुपर टेट में देखा हुआ है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। आर्य महिला सभा पंडिता रमाबाई। फ्रैंक मॉरिस ने जो है महात्मा गांधी को क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर कहा है। भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन की अगर हम बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजी को माना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को। ये आर्मी स्कूल्स के पीआरटी का पेपर था, उसमें जो है ये आया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट सईद पत्तन का संबंध किस नहर से है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 पनामा नहर, ऑप्शन नंबर 2 कील नहर, ऑप्शन नंबर 3 स्वेज नहर, या ऑप्शन नंबर 4 केपी नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्वेज नहर। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 स्वेज नहर। आइए कुछ जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। जो टैफिलेलेट मरुद्यान है वो कहाँ पर है? अफ्रीका के मोरक्को शहर में है। अगर स्वर्ण नगर की बात करें तो किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। और हीरो का नगर किम्बरले को कहा जाता है। फ्रंट लाइन स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं देश? अंगोला, मोजाम्बिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे के जो देश हैं ये कौन से हैं? फ्रंट लाइन स्टेट्स आते हैं आपके अंगोला, मोजाम्बिया, तंजानिया और आपके जिम्बाब्वे। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात की जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन कंट्रीज़ मिलकर के बनाते हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। घाना जो है कोस्ट, जो गोल्ड कोस्ट है, ठीक है, घाना गिरासा। अगर पाम तेल की नदी की बात करें तो ये कहाँ है? नाइजर नदी। नाइजर नदी को क्या कहा जाता है? पाम तेल की नदी कहा जाता है। कुछ और जो हमने पिछले सेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे अफ्रीका से रिलेटेड, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अफ्रीका विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। ये एक जो है यूरोप से पृथक होता है किस जल संधि के द्वारा? आपकी जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये यूरोप से पृथक होता है। आपको पता है कि इसके पूर्व में क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर इसके पूर्व में है। कहाँ पर पूछा जाता है इसके पूर्व में कौन सा सागर है? तो पूर्व में इसके हिंद महासागर है। अगर हम बात करें पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में आपको मैं बता दूं ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर।
अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि इसे किस नाम से भी और भी जाना जाता है, तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के भी नाम से जाना जाता है। अब इस जो है महाद्वीप से आपकी तीनों व्रत, विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत, तीनों ही आपकी होकर के गुजरती हैं। अगर हम बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें, ये विषुवत रेखा से होकर के गुजरती है। अगर बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इससे ही होकर के गुजरती है, और जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं अफ्रीका से। तो यहाँ पर जो रहने वाली कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी बुशमैन। कौन सी? बुशमैन है। बुशमैन कहाँ पर है? रहती है कालाहारी में। कहाँ पर? कालाहारी। कालाहारी में रहती है बुशमैन। और पिग्मी कहाँ रहती है? पिग्मी आपकी रहती है कांगो बेसिन में। कहाँ पर? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में आपकी पिग्मी रहती है। अगर हम बात करें बद्दू कहाँ रहती है, तो बद्दू जनजाति का संबंध आपका सहारा मरुस्थल से है। कहाँ से? सहारा मरुस्थल से है। अगर हम बात करें कि जो सहारा को जो घुमाने वाली जनजाति है, जो सहारा में जाने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं, उसमें एक मार्गदर्शक का काम करती है एक जनजाति है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुआरेग जनजाति। कौन सी? तुआरेग जनजाति है, जो सहारा मरुस्थल में आए हुए पर्यटकों को के लिए जो मार्गदर्शक का काम करती है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो लिम्पोपो नदी है, कौन सी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी आपका ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का एक ट्रांसवाल क्षेत्र है। कौन सा? ट्रांसवाल क्षेत्र। ट्रांसवाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा रेल मार्ग है। कौन सा? केप काहिरा रेल मार्ग है। अगर एक और फैक्ट के बारे में बात करें तो जो कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, वो एक चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। वो उसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है आपका कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो आपको बताते चलें कि अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है उसको स्वर्ण नगर कहा जाता है और किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लॉमफॉन्टेन है। कौन सी? ब्लॉमफॉन्टेन है। अच्छा, पूछा जाता है कि अफ्रीका में चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो वो है आपका कीनिया। कीनिया में सर्वाधिक चाय उत्पादित की जाती है। और आपका जो जैतून है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? ट्यूनीशिया में किया जाता है। और आपको बताते चलेंगे जो स्टेनली जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात आपका स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर है? ये है आपका कांगो नदी में। कौन सा? कांगो नदी पर। क्षमा चाहेंगे। आपका जो नील नदी अगर बात करते चलें, स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर है? कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? विक्टोरिया जलप्रपात है आपका जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? विक्टोरिया झील माना जाता है। और जो है नील नदी पर ही जो है जो आपका आसवान बांध है। कौन सा बांध? आसवान बांध। आसवान बांध भी जो है आपका वो कहाँ पर है? नील नदी पर है। अगर हम और कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो काहिरा है। ठीक है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला देश कौन सा है? घाना है। अगर हम बात करते हैं कि कांगो देश को कौन सा देश कहा जाता है, तो कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके सामने आता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है और सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो जनसंख्या वाला देश बताते चले तो नाइजीरिया है। कौन सा? जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा है? नाइजीरिया है। कौन सा? नाइजीरिया है। और अगर हम बात करें नगरीकृत देश कौन सा है, तो वो है आपका लीबिया। नगरीकृत कौन सा है? लीबिया है।
अगर हम बात करें नवीनतम राष्ट्र कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है और यूनो का ये 193वां देश बना है और इसकी स्थापना स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुई, 9 जुलाई 2011 को हुई। कब हुई, 9 जुलाई 2011 को हुई। और इसकी जो है राजधानी क्या है, जुबा है। एक और जनजाति है छग्गा जनजाति। छग्गा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये किलिमांजारो के पूर्वी ढलानों पर पाई जाती है और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध कहवा से है। किससे है, कहवा की कृषि से इसका संबंध माना जाता है। अफ्रीका को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है आपका, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, बिहार या केरल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है मेघालय। मेघालय में जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो मेघालय में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं। क्या नाम है उनका, गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी, जयंतिया। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। आपको पता है कि असम की अगर हम बात करते हैं तो असम से आपका ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है और उसी ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपका माजुली द्वीप है आपका सबसे बड़ा। और उसी नदी पर आपका उमानंदा आपका सबसे छोटा नदी द्वीप है। अगले अगर देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो अवस्थिति कहाँ पर है, तो केरल के मालाबार तट के समीप है। पूर्व नाम की अगर हम बात करें तो लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप इसका पूर्व नाम है। वर्तमान नाम क्या है इसका, लक्षद्वीप है। 9 डिग्री चरण के द्वारा ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पृथक करता है। और अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, एंड्रोट है। और लगभग लक्षद्वीप कितने द्वीप समूह को मिलकर बना हुआ है, लगभग 36 द्वीप समूह इसमें है। छोटे छोटे 36 द्वीप समूह को मिलकर के लक्षद्वीप द्वीप समूह बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भारत आने ईसाई धर्म व अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने की आज्ञा दी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपका सही आंसर हो जाता है चार्टर एक्ट 1813। अगर हम बात करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, सर एलिजा इम्पे हुए। अगर हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ, तो कंपनी को बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अगर हम आगे बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कब आया था, 1784 में आया था। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। एक हुआ दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्रशासनिक मामलों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगर चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो कंपनी का अधिकार क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को छोड़ करके कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया जाता है तथा समाप्त कर दिया जाता है। अगर बात करें कि जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको भारत आने की आज्ञा भी कब दी गई, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस समिति की संस्तुति पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आपके ऑप्शंस हैं यंग हिल्टन समिति, गोरेवाला समिति, शिवरमन समिति या आदित्य चोपड़ा समिति। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगर हम बात करते हैं कुछ भारत की बैंकिंग प्रणाली से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। हिल्टन समिति की यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं, ओसबॉर्न स्मिथ बनते हैं। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को और प्रथम
और गवर्नर कौन होते हैं उस समय? सी.डी. देशमुख होते हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन होते हैं? सी.डी. देशमुख ही होते हैं। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन होती हैं? के.जे. उदिसी होती हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की जाती है? 1921 में की जाती है। इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब पड़ा? 1955 में पड़ा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया? आपका जो है 19 जुलाई 1969 को किया गया। और बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया जाता है 15 अप्रैल 1980 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेब में होने वाली बीमारी अग्निनीरजा रोग का कारक निम्न में से कौन सा है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। सेब में होने वाली बीमारी जो अग्निनीरजा रोग है, ठीक है, इसका कारक कौन सा है? इसका कारक जीवाणु है। जीवाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवनहॉक को। किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक को। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वॉन लीवनहॉक थे। नामकरण किसने किया था? तो एरनबर्ग के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किण्वन या जीवाणु का जो जन्म मत है किसने दिया था? ये दिया था लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसके द्वारा किया गया था? ये कोच के द्वारा किया गया था। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रचलन अंग कौन सा है? रोम और कशाभिका इसका प्रचलन अंग है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लीवनहॉक होते हैं और जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक हैं। और नामकरण किसने किया? एरनबर्ग के द्वारा किया गया। किण्वन या जीवाणु का जन्म मत किसके द्वारा दिया गया? तो लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसके द्वारा किया गया? कोच के द्वारा किया गया। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रचलन अंग कौन कौन से होते हैं? रोम या कशाभिका होती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या लोकेश धामी। तो सही आंसर हो जाता है आपका सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर की पुस्तक है वनडे वंडर्स। अगले हम कुछ इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये प्लेयर्स से संबंधित हैं ज़्यादातर। तो अगर हम बात करते हैं सनी डेज किसकी है? तो सुनील गावस्कर की है। गोल्डन गर्ल किसकी है? तो पीटी ऊषा की है। माय क्रिकेटिंग ईयर्स की किसने लिखी? तो अजीत वाडेकर के द्वारा लिखी गई है। वन मोर ओवर ई.एम. प्रसन्ना के द्वारा। द गोल्डन एज इयान चैपल के द्वारा। अजहर हर्ष भोगले के द्वारा। चमत्कारी सचिन लोकेश धामी के द्वारा। और कैप्टन्स डायरी रिकी पोंटिंग के द्वारा लिखी गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सनी डेज सुनील गावस्कर, गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा, माय क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर, वन मोर ओवर ई.एम. प्रसन्ना, द गोल्डन एज इयान चैपल, अजहर हर्ष भोगले, चमत्कारी सचिन लोकेश धामी, कैप्टन्स डायरी रिकी पोंटिंग। मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को आप जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके मस्तिष्क में तटस्थ होती रहेंगी और उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। आप लोग सुबह उठिए और चीज़ों को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए एक लक्ष्य स्थापित कीजिए और उसके लिए जब तक वो पूर्ण न हो जाए दिन भर प्रयासरत रहिए। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में आयोजित डूरंड कप का विजेता FC गोवा की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करते हैं इस बार का जो डूरंड कप था वो किसने जीता है? FC गोवा के द्वारा जीता गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 2010, 2014, 2016 या 2018। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं प्रमुख फुटबॉल क्लब और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में, तो जो आपका मोहन बागान जो क्लब है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। और कब की गई? तो 1889 में की गई थी। ईस्ट बंगाल क्लब जो आपका फुटबॉल से ही संबंधित है, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई और कब की गई? 1920 में की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एटलेटिको डी कोलकाता जो आपका ये भी एक प्रमुख फुटबॉल क्लब है, इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर त्रिवेंद्रम, इसकी स्थापना 1986 में और साल गंवाकर वास्को डी गामा 1956 में। आगे हम बढ़ते हैं और हम सभी लोग आज से एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने जो भी पिछला पढ़ा हुआ है उसको फटाफट एक नज़र में रिवाइज करते चलेंगे। तो महावीर स्वामी के विषय में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? आपके
ऋषभनाथ हुए और चिन्ह उनका क्या था, सांड था। ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें 23वें कौन हुए, पार्श्वनाथ हुए। इनका चिन्ह क्या था, सर्प था और ये इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें अगर हम बात करें तो कौन हुए, महावीर स्वामी हुए और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने गए। इनका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्भिक के समीप साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके प्रथम अनुयायी कौन हुए, जामाल हुए जो कि इनके दामाद थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई, नरेश दादीवाहन की पुत्री चंपा जो थी वो इनकी पहली जैन भिक्षुणी हुई। अगर हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ और उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 में हुई थी। और कब कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, महाकश्यप बनते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें तो 383 में होती है, वैशाली में होती है और कालाशोक के समय में होती है। और अध्यक्ष कौन बनते हैं, साबा कामी बनते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कब होती है, 250 ईस्वी में होती है, पाटलिपुत्र में होती है और अशोक के समय होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, मोगलीपुत्र तिस्य बनते हैं। अगर हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में होती है, कनिष्क के कार्य शासनकाल में होती है। कहाँ होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध मठों के बारे में, तो ताबो मठ का संबंध किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है ताबो मठ। नामग्याल मठ आपका हिमाचल प्रदेश में ही है और तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। त्रिपिटक की बात करें तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक त्रिपिटक से संबंधित हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथों से संबंधित हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहला किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। पहली महिला आशापूर्णा देवी जी को दी गई थी, जो पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो कौन थी, आशापूर्णा देवी जी थी। हिंदी का पहला किसे दिया गया, सुमित्रानंदन पत जी को दिया गया, उनकी कृति चिदंबरा के लिए। उर्दू का पहला फिराक गोरखपुरी को दिया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया और 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए दिया गया और 2020 में नीलमणि फूकन जी को दिया गया और 2021 में अभी हाल ही में दामोदर मौजूदी को दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रमुख राजनेता और उनसे संबंधित समाधि स्थल के बारे में, तो इनको भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो राजघाट का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से। किससे है, महात्मा गांधी से संबंधित उनका समाधि स्थल कौन सा है, राजघाट है। शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि राजीव गांधी का है। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का है और महाप्रयाण घाट किसका है, राजेंद्र प्रसाद का है। और किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जो पहला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, व्योमकेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। और उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें जो है लगभग 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा आपका 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं और प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो 1887 में होता है और कहाँ होता है, मद्रास में होता है। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथा आपका 1888 में होता है और इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज लेमन इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं जो है किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। और ये उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन भी था। अगर हम बात करते हैं 1896 के अधिवेशन की, तो ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन बनते हैं, रहमतुल्लाह सयानी बनते हैं और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1906 का एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन बन जाता है। तो वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें सबसे पहले किस शब्द की, स्वराज शब्द की जो है का प्रयोग इसमें किया गया था। अगर 1907 की बात करें तो 1907 का सूरत अधिवेशन
अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं और कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो होता है ये 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में तो एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है 1908 में, 1908 का आपका मद्रास का अधिवेशन। 1908 में मद्रास में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं, रास बिहारी घोष करते हैं, क्षमा चाहेंगे, रास बिहारी घोष करते हैं। और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी में होता है। कब होता है? 1908 में होता है। और कहाँ होता है? मद्रास में होता है। अध्यक्ष रास बिहारी घोष बनते हैं और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी जो है कांग्रेस अधिवेशन में किया जाता है। उसके बाद आपका 1911 का बन जाता है इम्पोर्टेंट, क्षमा चाहेंगे, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। पंडित विष्णु नारायण धर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट हम अगर अधिवेशन की चर्चा करें तो आपका 1915 का बम्बई का अधिवेशन हो जाता है। 1915 का अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा करते हैं और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। अगर 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 का कहाँ हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन होता है आपका और इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग से समझौता होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं 1917 के अधिवेशन में, कहाँ होता है? आपका कलकत्ता में होता है और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी। उसी में अगर हम बात करें तो 1918 का भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कहाँ होता है? बम्बई में होता है। और ये हसन इमाम कौन अध्यक्षता करते हैं इसकी? हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी इसी में हो जाता है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब होता है? 1918 के बम्बई अधिवेशन में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी में असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था। असहयोग का प्रस्ताव 1920 में आपका अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है और इसी में असहयोग का प्रस्ताव पास किया जाता है। अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है 1920 का नागपुर अधिवेशन। सीवी राघवाचार्य इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस संविधान में प्रथम बार परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 1923 का आपका दिल्ली अधिवेशन, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बनकर के सामने आते हैं। फिर अगर बात करते हैं 1925 में तो ये आपका कानपुर का अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये कहाँ होता है? कानपुर में होता है 1925 का अधिवेशन और श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1926 का अधिवेशन जो होता है आपका ये कहाँ पर होता है? ये गुवाहाटी में होता है असम के और एस श्रीनिवास आयगर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहीं पर जो खादी जो सदस्य होते हैं खादी वस्त्रों को पहनना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं 1927 का मद्रास अधिवेशन, डॉक्टर एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लाइन में अगर हम बात करें तो 1929 का ये अधिवेशन लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन कहाँ होता है? कराची में होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है? मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। फिर 1937 का आपका फैजपुर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन होता है। अगर हम बात करते हैं आपका 1946 का अधिवेशन, ये कहाँ होता है? मेरठ में होता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में होता है और जे.बी. कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं और एकमात्र ऐसा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिसकी अध्यक्षता की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं अगर अगले जो है रिवीजन की तरफ, तो अगला रिवीजन हमारा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हमारे साथ 6 हैं। पहले कितने थे? पहले थे 7। कितने थे?
7 मौलिक अधिकार थे, और वो कौन सा था जो हटा दिया गया? वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अब कितने बचे हैं आपके? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अगर हम बात करें वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से है? 14 से 18 तक समता का अधिकार है। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपका 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात करें, तो ये आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हो जाता है। अगर संवैधानिक उपचारों की अधिक बात करें, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका, ये है आर्टिकल 32, और इसे जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगर हम बात करते हैं जो मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां आपका संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और संपत्ति का अधिकार जिसमें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद आपका 19 का मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया जाता है, और इसको जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में एक जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 की बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 आपका क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 19 की और 20 की बात करें तो अपराध के लिए 2 शिष्य संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों ने सेशन को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही नज़दीक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।